हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल? सोच रहे हो फिर आ गया मास्टर, फिर पढ़ाएगा। हम कितना पढ़ेंगे बेटा? ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये भी मान सकता हूं कि थोड़ी दिक्कत आ रही होगी टाइम मैनेज करने में, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत हाई पैक्ड लेक्चर दे रहा हूं। अगर आपको लेक्चर देखने में टाइम लग रहा है, चीजों को समझने में टाइम लग रहा है, तो लगाइए। आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जो साल साल दो दो साल से लोग लगे हुए उनको भी आपको पीछे छोड़ के आगे निकलना है, तो टाइम लगेगा। और बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं जितना करा रहा हूं वो सिर्फ सफिशियंट नहीं, सिर्फ वही नहीं करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे तरीके से मतलब फिजिक्स की पूरी ज्ञान दे रहा हूं। सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है वही नहीं करा रहा हूं। हाँ, वो जरूर पढ़ा रहा हूं जो एकदम नीट में आएगा। पिछले 20 साल में जो आया है जेई मेन में और नीट में 100% उसके लिए तैयार करा रहा हूं। साथ साथ में मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूं ताकि आप फिजिक्स से खेलना सीख जाए। 3 महीने में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिजिक्स से तुम्हें प्यार करा दूंगा। फिजिक्स से तुम खेलना सीख जाओगे, फिजिक्स को तुम विजुअलाइज करना सीख जाओगे, फिजिक्स का डर तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। ये मैं कर दूंगा। और इसमें तुम्हें साथ देना पड़ेगा, भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं समझ में आया, अरे भाई तो मैं आसान आसान चीजें नहीं करा रहा ना। मैं सिर्फ बेसिक थ्योरी, बेसिक फॉर्मूला पे एक डायरेक्ट सवाल नहीं करा रहा ना। मैं आपको जेई मेन पूरा करा रहा हूं, मैं आपको नीट के पीवाईक्यू पूरा करा रहा हूं, जे एडवांस के भी 2-4 पीवाईक्यू करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है अभी से भाई 3 महीने क्रैश कोर्स में। हो सकता है कुछ सवाल करने में आपको दिक्कत है, कि आप चाहते हो आपको दिक्कत ना है और आपका सिलेक्शन भी ना हो। आपको लगता है कि आपको यहां दिक्कत नहीं आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप यहां दिक्कत झेलेंगे ना, यहां जितना रगड़ेंगे ना, जितना यहां पे पेन लेंगे ना, उतना एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए आसान होगा। तो मैं आपको यहाँ पे आसान आसान पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कराने आया हूं। जो सफिशियंट है वो मैं कराने आया हूं, और आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे खुश रहने आए हैं कि सेलेक्ट होने आए हैं? आप यहाँ पे पेन लेने आए हैं कि कंफर्ट जोन में रहने आए हैं? यहां कंफर्ट जोन में रहेंगे, एग्जाम में पेन मिलेगा। एग्जाम में सिर्फ वही बच्चे नहीं बैठेंगे जो क्रैश कोर्स में हैं, जो 3 ही महीने पढ़ के जा रहे हैं, वही बच्चे नहीं बैठेंगे। एग्जाम में पूरे साल पढ़ने वाले ही बच्चे बैठेंगे, तो आपको उनके बराबर आना पड़ेगा। तो कहीं दिक्कत आ रही है तो लड़ो, संघर्ष करो और लास्ट तक टिके रहो। भाई तुमको मैं यहां से यहां पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी। दूसरी बात, कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं सर हमको संघर्ष असाइनमेंट नहीं दिया, आप संघर्ष दे दीजिए, मैं दे दूंगा। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है। मैं ऑलरेडी क्लास में इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं। प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो क्रैश कोर्स के हिसाब से क्या मानते हो, अगर तुम पूरे साल लॉन्ग टर्म कोर्स में पढ़े होगे तो प्रोजेक्टाइल और जनरल 2D मोशन पे कितने सवाल किए होंगे? कमेंट करके बताओ। पढ़े होंगे कभी ना कभी, तभी तो तुम ड्रॉपर हो या 12th में हो तो पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो। प्रोजेक्टाइल और जनरल 2D मोशन में कितने सवाल किए होंगे बताओ, बताओ कमेंट करके। और मैंने तुमको पिछली क्लास में कितने करा दिए तो आज कितने करा दिए उसका कंपेयर कर लेना। अपने आप तुमको जवाब पता चल जाएगा कि तुम सफिशिएंट कर रहे हो कि नहीं। अभी बहुत इधर उधर भटकोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी मैं ड्यूरेशन अच्छा रख रहा हूं ताकि आपको पूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आज मैं आपको जे लास्ट क्लास में मैंने 2 सवाल लिए थे प्रोजेक्टाइल के, दोनों में लगभग लगभग 20 और 12-15 सवाल कराए थे। 32 सवाल प्रोजेक्टाइल में करा चुका हूँ, 2-3 एक्स्ट्रा भी कराया था। आज मैं 30 क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल का कराऊंगा। तो 30 क्वेश्चन कराओगे? हाँ, अब और करने की जरूरत बचेगी कहीं से? और अगर जरूरत बचेगी भी तो तुम्हारे पास टाइम है इतना? समझ रहे हो बेटा? पूरा जेई में आज खत्म कर दूंगा और तुमसे कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं तुमको समय दूंगा, स्क्रीन पॉज करके करना और इसी को प्रैक्टिस के हिसाब से करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिलेटिव मोशन, रिवर मैन प्रॉब्लम और कंडीशन ऑफ कोलिजन, 1D रिलेटिव मोशन, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, आराम से उसको पॉज करके करिएगा। सारे सब है, सारे सवाल में ना, अब मैं तुमको ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तुम करो, ऐसा तो टाइम नहीं है इतना। तो मैं थोड़ा भी बोर्ड से इधर उधर हुआ तुम रोको और तुम पढ़े और करने की कोशिश करो। उस करने के प्रक्रम में तुम बस क्वेश्चंस पढ़ लो ना और लैंग्वेज को डिकोड कर लो, इतना ही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अभी मैं तुम्हें तुमसे ये उम्मीद नहीं करूंगा कि तुम आंसर ही निकाल दो। अभी तुम सीख रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, धीरे धीरे तुम कैपेबल होगे। और कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हो ना तो मैं तुमसे क्या चाहता हूं कि तुम लैंग्वेज पढ़ के कम से कम ये समझ लो बोल क्या है, फिर मैं करूंगा ना तेरे लिए आसान होगा। दूसरी बात, लैंग्वेज पढ़ के तुम ये याद करने की कोशिश करो कि क्या फॉर्मूला लगेगा। तुम इतना भी कर लोगे बहुत है, कैलकुलेशन भी कर लोगे बहुत है। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ते हैं। चलिए अब ये सवाल है 9 जनवरी 2019 का, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल है 9 जनवरी 2019 का। क्या कह रहा है? द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू गिवन है a cos ओमेगा t, y इज इक्वल टू गिवन है a sin ओमेगा t एंड z इज इक्वल टू गिवन है a ओमेगा t। देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब ये पार्टिकल की पोजीशन है, ये स्पीड है, ये सब सही तो पोजीशन है। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम्स के साथ तो मुझे x की वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या? a
कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। याद करो आउटसाइड इनसाइड रूल। तुम इसका टी के साथ कर रहे हो और अंदर में सिर्फ टी नहीं ओमेगा टी है, तो बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंस कॉस का हो जाएगा साइन, तो कॉस ओमेगा टी को होगा साइन ओमेगा टी का बचेगा ओमेगा, तो एक्स की वेलोसिटी आ गई, ये वाई की वेलोसिटी आ जाएगी क्या, ए बाहर, और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और वी जेड हो जाएगा ए ओमेगा टी का डिफरेंस, ए ओमेगा बाहर, अरे भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे ए ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर रहेगा टी का 1। अब मुझे बताओ ये 1D मोशन है 2D की 3D हो गया, तो 3D हो गया यार, एक्स वाई जेड तीनों है। आपने तो 2D पढ़ाया सर जी, लेकिन मैंने 2D में कंसेप्ट तो 1D का ही लगाया था। अब अगर 1D से 2D कर सकते हो तो तुम 5D भी कर सकते हो। ये तुम्हारा हो गया एक्स की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी, जेड की वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स। देखो जब नेट वेलोसिटी लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप, तो इसके मैग्नीट्यूड लिखो, बताओ क्या लिखोगे सर, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और तीसरा टर्म होगा ए ओमेगा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तीनों टर्म में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सारा बाहर निकाल दो, तो ये बाहर निकलेगा तो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट, यहां से कॉमन निकल गया, इनटू ये आ गया तेरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 1 1 2 हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा रूट के अंदर 2, ये अंदर रहेगा, इसको बाहर ले जाओ, तो ए ओमेगा रूट 2 आंसर आ, तो ए ओमेगा रूट 2 इज योर करेक्ट आंसर। देखो ए ओमेगा रूट 2 इज योर करेक्ट आंसर। मजा आया, अच्छे लेवल के सवाल है ये सब, ठीक है। जे 19-20 बहुत अच्छा सवाल पूछते थे। अब ये सवाल देखिए, ये बहुत सुंदर सवाल है, इस सवाल को अगर तुमने कर लिया तो एक्चुअल में मजा आ जाएगा। 24 जनवरी 2025 का सवाल है, जेईई मेन का सवाल है। स्क्रीन पॉज करिए, कोशिश करिए करने की। देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम ऑफ इंस्टेंट इज गिवन एज आर बराबर 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब पोजीशन वेक्टर एक्स में है कि सिर्फ वाई में है कि एक्स वाई में है कि एक्स वाई जेड में है। इस पोजीशन वेक्टर का जहां आई लगा है वो एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस में पोजीशन वेक्टर दिया है 5t स्क्वायर और वाई एक्सिस में दिया है माइनस 5t जे कैप। तो बोला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकलेगा सर, पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x एक्सिस की वेलोसिटी निकलेगी, 5 कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का होगा 2t, और यही वेलोसिटी हमको 2 सेकंड में पूछा है तो 2 रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 आई कैप, x की वेलोसिटी आ गई। एंड y की वेलोसिटी आपको मिलेगी dy बाई dt, यहाँ पे -5 बाहर, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, देखो कांस्टेंट बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो vy आपका आ जाएगा -5 जे कैप। अब नेट वेलोसिटी अगर तुम लिखने भी जाओगे तो ये तो लिखोगे 10 आई कैप -5 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट अंडर, एक मिनट रुकना, ये तुम्हारा 5 गुना 10 टी है, हाँ, तो 5 गुना 10 टी और टी की वैल्यू 2 रखोगे तो 20 आएगा भाई, टी रखोगे 20 आएगा ना। देखो ये टी तो और रखेंगे ना बेटा, सबसे पहले यहां समझिए, ये है 5 दूनी 10, 10 टी आई कैप था, टी को 2 रखेंगे तो 20 आएगा, कल आपने भी किया होगा, तो 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, तो रूट अंडर 425, 425 को हम लिख सकते हैं 25 चौका 100, तो 4 चौका 16, तो 416 होता है, 425 है तो 17 गुना 25 इसको लिख सकते हैं, 25 रूट से बाहर जाएगा 5 रूट 17, तो 5 रूट 17 आपका आंसर। देखिए 5 रूट 17 ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया था कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी इधर होगा। अगर तुम ये थीटा निकाल दो तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर वी वाई बटा वी एक्स, वी वाई बोलिए -5, वी एक्स बोलिए मैग्नीट्यूड रख दो माइनस जे में, लेकिन मैग्नीट्यूड रख दो ना, ये ऊपर नहीं है नीचे बनेगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और ये 20 है, ये 20 रख देते तो 1/4 आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1/4 एक्स एक्सिस से। एंगल कहां से देखा हमने, एक्स एक्सिस से, तो ये है 5 रूट 17 मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स फोर्स विद एक्स एक्सिस, नहीं ये तो गलत हो गया, 1/4 है, 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा सही होगा, मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स फोर्स विद वाई एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस 1/4 है तो वाई एक्सिस देख लो कितना आएगा, वाई एक्सिस से मतलब यहां से एंगल देखोगे अल्फा, तो tan अल्फा तुम्हारा हो जाएगा, ये अल्फा लोगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, वी एक्स बटा वी वाई, ये 5 है और ये 20 है, एक मिनट, वी एक्स तुम्हारा 20 है और ये 5 है, तो ये 4 आ गया, सही है। और ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने जो सवाल कराए जनरल 2D मोशन के थे, आपको इतना समझ में आया कि नहीं, इस सवाल के कंसेप्ट वही है जिस पर हमने 5-7 सवाल जनरल 2D मोशन के कर दिए थे, ये और सवाल है इसमें लैंग्वेज अलग है थोड़ा सा,
डायरेक्शन भी पूछ लिया इसमें। डायरेक्शन निकालने में आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल के 2 ऑप्शन कट जाएंगे, और ये अच्छे लेवल के सवाल है। ऐसे सवाल आए तो हम माना जाएगा कि अच्छा पेपर है। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल का सवाल देखते हैं। प्रोजेक्टाइल में ये 12 अप्रैल 2019 का सवाल है, देखिएगा। टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड से सेम पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ओके। सच दैट दे हैव सेम रेंज, ओके, दोनों का रेंज सेम है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट H1 एंड H2, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो H1 H2 और R में रिलेशन पूछा। ये कल ही मैंने कराया था कि जब दो एंगल पे प्रोजेक्ट करने से रेंज सम इक्वल होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए और दोनों के हाइट का रेशियो होना चाहिए tan स्क्वायर अल्फा। पहला एंगल लेंगे, ऊपर वाला पहला हाइट लिया तो, और दोनों के हाइट का प्रोडक्ट आया था 16R, इफ आई 16R स्क्वायर। H1 is to H2 बराबर 16R स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये कल प्रूव किया था हमने। वन बटा 16 आया था क्या? आर स्क्वायर बाई 16 रहा होगा, क्योंकि इससे तो मैच ही नहीं कर रहा। तो ये तो गलत है, आर स्क्वायर बराबर H1 H2। आर स्क्वायर बराबर सिर्फ 4 लिखा है, गलत है। आर स्क्वायर बराबर 16 H1 H2, मेरे हिसाब से यही सही है, ये गलत होगा, दूसरा करेक्ट है। सर आप कैसे याद करेंगे कि 16 था ऊपर की नीचे था? तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। H और R के बीच में रिलेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नीट में मल्टीपल टाइम सवाल आए हैं। क्या? H इज इक्वल टू R tan थीटा बाई 4। H1 है तो यहाँ पे H1, तो ये थीटा 1। दूसरे केस में लिखेंगे H2 बराबर R tan थीटा 2 बाई 4। अब दोनों का प्रोडक्ट है, देखो H1 H2 H1 H2, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। मैं फिर से डिराइव करा रहा हूं तेरे लिए। H1 H2 बराबर हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, R स्क्वायर बाई 16, एक है tan थीटा और एक है tan थीटा 2। अब हमें पता है कि दोनों का सम 90 है, तो थीटा 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा 1, तो ये कॉट बन जाएगा, दोनों कट के 1 आ जाता है। तो देखो ये आ गया तुम्हारा आंसर। लो, जेई का सवाल खत्म कर दिया आपने। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सवाल जेई मेन 2025 का है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u so that its horizontal range is 3 times of maximum height। पहले यही तक पढ़िए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u so that horizontal range is 3 times of maximum height। horizontal range is 3 times of maximum height, ये दिया हुआ h मैक्सिमम h ही लिखते हैं ना, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो ये गिवन है क्वेश्चन में कंडीशन कि रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन विद दिस। हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू हमको दे दी अलग से कि nu स्क्वायर बाई 25g है। वेयर देन वैल्यू ऑफ n इज, तो n आपको निकालना है, ठीक है। चलो कैसे करोगे बताओ, कैसे अटेम्प्ट करोगे बताओ। तो सर आपने बताया था कि h बराबर होता है r tan थीटा बाई 4, तो ये हम जानते हैं, तो जानते हैं। और यहां पे दिया हुआ है r इज इक्वल टू 3h, तो इस r को हम 3h रख सकते हैं सर, रख दो। h बराबर r को हम 3h रख सकते हैं, यहां पे r को 3h पुट कर देंगे, इंटू tan थीटा बाई 4। h से h कट गया, 4 ऊपर 3 नीचे, तो 4/3 इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा अगर 4/3 है, मतलब थीटा तुम्हारा 53 डिग्री होगा। अगर थीटा 53 डिग्री है, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दो थीटा को 53। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन 53 डिग्री होता है 4/5 एंड कॉस 53 डिग्री होता है 3/5। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 4 × 12 × 24, 24 यू स्क्वायर बाई 25g, और रेंज आपको क्या दिया? एन यू स्क्वायर भी 25g। तो यू स्क्वायर भी 25g वहां पे दिया, एन स्क्वायर की जगह पे आपका आ रहा है, एन की जगह पे आ रहा है 24, एन की जगह पे 24, डी इज योर करेक्ट आंसर। अब ये ना जो नीट का सवाल पूछा जाता है उससे ये 3 टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड है। 3 टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड क्या है? तो स्टेप बाइज चीजों को डिकोड करना सीखो। लैंग्वेज से जितना लड़ना सीखोगे ना, उतना पेपर आपके लिए आसान होगा। नीट में सिर्फ कंसेप्ट ही काम नहीं आता, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आपको पकड़नी पड़ती है। सवाल देखिए क्या कह रहा है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। एक कंडीशन आपको दिया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। h बराबर r tan थीटा बाई 4 होता है। यहाँ पे r की वैल्यू आप 3h रखिए, इसको सॉल्व करके थीटा निकाल लीजिए। चलिए सर थीटा निकाल लीजिए, उससे क्या होगा? रेंज कैलकुलेट करो, क्योंकि रेंज की वैल्यू ये दी है, हमने रेंज कैलकुलेट किया। तो रेंज कैलकुलेट करने के बाद फिर इसको और इसको मुझे कंपेयर करके n की वैल्यू निकालनी। तो भाई वहां पर अब तुम ये सोच रहे हो कि सर ये तो नीट में 1 मिनट में कैसे होगा? तो भाई जेई का सवाल और जेई में इसको करने के लिए 2.5 मिनट मिलते हैं, 3 मिनट मिलते हैं। 1 घंटा में 25 ही सवाल करना होता है उनको, 20 ही करना होता है उनको। समझ में आया? तो घबराओ मत, नीट में आएगा तो इसका आधा का आधा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है कुछ, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल क्या कहता है?
The maximum height attained by the projectile is 64 meter. If the initial velocity is halved, the new maximum height of the projectile is. अब ये सवाल एक्चुअल में इतना आसान है, ये एक बार करो तुम, पहले लैंग्वेज पकड़ के करो, सिर्फ मैथमेटिक्स फॉर्मूला सीखने से नहीं होगा, कंसेप्ट सीखने से नहीं होगा, लैंग्वेज पकड़ के करो, स्क्रीन पॉज करो करो। देखो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g। यू वाई को हम लिखते हैं यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है। अब वो कह रहा है कि 64 मीटर हाइट है। देन इफ इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसको आधा कर दिया, तो अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को आधा किया, इसको आधा किया, तो पहले जब u था तो हाइट था 64 मीटर, जब मैं h डैश निकालूंगा u को आधा करके तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4। u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h है तो h रख दोगे, h 64 था तो 64/4 मतलब 16 मीटर। एक्चुअल में हाइट इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अगर u को डबल करते तो हाइट 4 गुना बढ़ता, u को आधा कर दिया। और देखो हाइट का फॉर्मूला u के टर्म्स में देखो, वर्टिकल स्पीड का होल स्क्वायर 2g होता है। वर्टिकल स्पीड को u sin थीटा लिख सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया तो वर्टिकल कंपोनेंट साइन वाला। हाँ सर समझ गए। अब और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, कमेंट बटन करके बताइए कॉन्फिडेंस आए कि नहीं। देखिए ये 24 का सवाल है, दूसरा 24 का सवाल देखिए। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, सेम रेंज एंड हाइट होना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? करो स्क्रीन पॉज और ट्राई करो। सिंपल सी बात है, तुमको एच और आर में रिलेशन दिया कि एच और आर सेम है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। एच इज इक्वल टू आर tan थीटा बाई 4 होता है, और एच और आर सेम है, काट दो, tan थीटा बाई 4 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 इज योर करेक्ट आंसर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 करेक्ट आंसर। इतना आसान पूछता है जेई में, नीट में भी इतना ही आसान पूछता है। इन्हीं सब चीजों पे तो आप यहाँ पे कमांड करने आए हो। आगे देखो, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर, ठीक है। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स रेंज विल बी। एक्सरसाइज नहीं है, दो अलग अलग एंगल दिया सेम स्पीड पे, उनका रेंज कंपेयर करो, दोनों बार रेंज का फॉर्मूला लिख के डिवाइड करके करो, जल्दी करो, स्क्रीन पॉज करके करो। कम ऑन, यू कैन डू इट मैन, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन फाड़ दी सीट, फाड़ दी सीट, यू कैन फाड़ दी सीट। चलिए चीर फाड़ दी सीट, चलिए चीर फाड़ दी सीट करो। तो देखो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एंड 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। तो देखो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ सर जानते हैं। और पहले वो रेंज दिया है 50 मीटर, तो आर की वैल्यू है 50 मीटर, स्पीड है यू स्क्वायर, एंगल है 15 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 बटा जी। पहले हमने रेंज की वैल्यू दिया होता, हमने रख दिया, एंगल दिया होता रख दिया। अब देन बोला है कि सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया 45 पे। अब देखिए दूसरी बार रेंज बराबर यू स्क्वायर सेम स्पीड से इंटू साइन 2 इंटू 45 बटा जी, यही तो है। तो दो बार रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, दो एंगल दिया है और दो आपको रेंज का वैल्यू कंपेयर करने के लिए बोला है। दोनों केस में स्पीड सेम है, कट गया, जी सेम है, कट गया। 50 बटा आर, 50 बटा आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री क्या होता है सर? हाफ, इंटू साइन 2 इंटू 45 साइन 90 क्या होता है? 1। तो दो उधर चला जाएगा, आर बराबर 50 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। देखिए 50 मीटर, नहीं सॉरी 50 तो पहले था, 2 मल्टीप्लाई 50 गुना 2 मीटर मतलब 100 मीटर। बताइए मजा आया। नेक्स्ट देखिए, द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज यू एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2u, देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, वो एक बार निकालना पड़ेगा बाहर। क्वेश्चन में दिया है इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज यू। इनिशियली हमने प्रोजेक्टाइल को यू से फायर किया। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, हाईएस्ट पॉइंट पे ड्यूरिंग मोशन स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2 इंटू यू, मतलब इनिशियल प्रोजेक्शन का इतना गुना हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0। क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है? नहीं। प्यार कभी झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं। प्यार कभी झुकता नहीं, प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं। मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में रहती है, वर्टिकल 0 होती है बस। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा होती है। हाँ सर यू कॉस थीटा होती है। और वही मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी की वैल्यू उसने दिया √3u/2, √3/2 इंटू यू। यू से यू कट जाएगा, कॉस थीटा √3/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया तुम्हारा, पता। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल दिया। और नीट का पूछा हुआ सवाल है कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया यू से और मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड इतनी है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। तो जब प्रोजेक्ट किया तो स्पीड यू था, हाँ सर यू हो गया।
और मैक्सिमम हाइट पे इतनी उसकी स्पीड है, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होती कितनी है सर, u का u cos थीटा टाइम, तो मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा टाइम से स्पीड होती है, तो u cos थीटा बराबर दिस, ये दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा टाइम ऑफ लाइट बताओ, तो वही तो जेई वाले थोड़ा दिमाग लगाते हैं। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। अब यहाँ पे थीटा को 30 रखोगे तो sin 30 क्या हो जाएगा, हाफ, 2 से 2 कट गया, u बाई जी, देखो u बाई जी आंसर आ गया, खत्म। बताओ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। देखो, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है। Where x and y are the measured in meter, then maximum height attained by the projectile will be, तो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये बताओ। अब सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले सवाल कैसे होते हैं मैं बता दूं, ये तुम करना मत, अभी रुक जाओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने समझाया था, लेकिन सवाल उस पर कैसे होते हैं वो एक बार बताता हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक सिंपल सा फॉर्मेट तुमको समझाया था मैंने कि y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, तुमको याद रहना चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है। अब जब भी तुम्हें कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है तो उसको लिखो और इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, अब इसका कंपेयर करो। इसका कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक ये और ये फॉर्मेट सेम ना हो। तो एक काम करिए, यहां से x को कॉमन निकालिए। जैसे यहां से x कॉमन निकलेगा, ये बचेगा 1 माइनस x, बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, माइनस यहां से x चला गया तो x बाई 20 बचेगा। हाँ सर ये सही है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो बताओ y बराबर x इंटू 1 है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे y बराबर x इंटू टेन थीटा है, तो क्या इक्वेशन कंपेयर करके टेन थीटा की जगह पे 1 दिख रहा है। ए यार एक काम कर, y बराबर ये डिवाइड कर दे तो आपको दिखेगा ना कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वहां पे x tan थीटा है, तो x इंटू 1 बराबर x tan थीटा 1 है, मतलब थीटा 45 डिग्री। दूसरी बात 1 माइनस एक्स बाई 20 है, हाँ 1 माइनस एक्स बाई आर है, तो r तुम्हारा 20 हो जाएगा। ओके सही कह रहे हो सर, तो थीटा 45 और रेंज तुम्हारा 20, हाइट नहीं निकाल लोगे तो कैसे, एच और आर में रिलेशन पता होना चाहिए। और देखो शायद ये मतलब 8वां 9वां सवाल कर रहे हो और ये 4 बार यूज हो चुका है। एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4, तो बताओ एच कितना भाई, सर एच निकालना है, ओके। आर कितना है 20 है, इंटू टेन कितना है 45 डिग्री, तो टेन 45 बटा 4, तो ये आ गया तुम्हारा 5 और टेन 45 1, 5 मीटर। देखो 5 मीटर आंसर। ये तुमको थोड़ा हल्का सा मार्क दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में मैंने जिस किताब से लिया ना पहले से आंसर मार्क था, इसलिए आ गया बेटा वो कोई बात नहीं। क्या ये समझ में आया, थोड़ा टाइम भी नहीं तो, और इसमें खेलना सिखाता तुम्हें, इसमें एक जबरदस्त चीज सिखाओ, जबरदस्त चीज सिखाओ, तो क्या सिखा दो इसमें, एक जबरदस्त चीज सिखा दो। जैसे तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है और थोड़ा वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंपेयर करने में तुमको दिक्कत आ रहा है, बताए तुम कैसे रेंज निकाल सकते हो। सुनो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब y और x का रिलेशन, अलग अलग x पे अलग अलग y क्या होगा, वही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। याद कर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब x और y का रिलेशन। अब मान लो पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल यहां पहुंचा, तो जहां से फेंका था उसको अगर मैं ओरिजिन लूं तो यहां का कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं x एक्सिस में जितना आगे गया है r रेंज, और y एक्सिस में कोऑर्डिनेट 0। देखो इस पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका, u स्पीड एंड थीटा एंगल पे पार्टिकल को फेंका। अब u स्पीड थीटा एंगल पे पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल घूमते 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 यहां पे पहुंचा। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो कितना आगे गया, तो रेंज के बराबर आगे गया। और y एक्सिस में कितना ऊपर गया, तो y एक्सिस में जितना ऊपर गया उतना नीचे भी तो आ गया, y का डिस्प्लेसमेंट क्या 0। मतलब यह है कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक स्टैंडर्ड रिलेशन एक्स वाई का पता होता है कि अगर मैं y को 0 रख दूं तो x बराबर आ रहेगा, यही तो एक्स वाई का रिलेशन है। अगर मैं y को 0 रखता हूं, x की वैल्यू कितनी होगी, r होगी। तो कहीं भी तुमको रेंज निकालना तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा जो भी तुमको इक्वेशन दिया है उसमें क्या करो कि y को 0 पुट कर दो। जैसे तुम इसको 0 पुट करोगे तो x तुम्हारा r हो जाएगा, तो r माइनस आर स्क्वायर पे 20 बराबर 0, ये उसको उधर ले जाओगे तो r इज इक्वल टू आर स्क्वायर पे 20, ये कट के आ जाएगा r, 20 इधर चला गया, r बराबर 20, r बराबर 20। देखो 20 ही आया है सर, ये तो देख के भी आ रहा है, देख के आ रहा है, लेकिन ये आसान था कंपेयर करना तो। लेकिन ये समझो, क्या तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये समझने के बाद थोड़ी और फील आएगी नहीं आई, समझा भी तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। हाँ सर बात तो, मजा तो आया सर जी थोड़ा। ये देख सवाल, जेई अप्रैल 2023 का सवाल है। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है, स्पीड दिया है, देन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 2 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी लो लो लो। 2 सेकंड के बाद क्या पूछा है पता है, वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है। ये तो 2D मोशन हो गया, तुम्हें x और y की वेलोसिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी पहले। ये सब भी अच्छा सवाल है, 90% बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, तुम एक बार ट्राई करो।
40 मीटर पर सेकंड से फेंका एट एन एंगल 30 डिग्री, तो 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि 40 मीटर पर सेकंड और थीटा 30 डिग्री लेके निकाल, आपको इसमें तोड़ना ही पड़ेगा दो पार्ट में। आप क्या करेंगे, इस 40 का x कंपोनेंट होगा 40 cos 30, तो 40 cos 30 होगा, 40 cos 30 हो जाएगा √3/2, ये कट के आएगा 20√3, और इस 40 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा 40 sin 30, 40 sin 30 आ जाएगा, 40 sin 30 की वैल्यू हाफ, ये आ गया 20, तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? तो 0। यस, कैसे? अभी इसकी वेलोसिटी 20 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है 10, 1 सेकंड के बाद बचेगा 10, 2 सेकंड के बाद 0, साला इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो नेट वेलोसिटी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा, और हॉरिजॉन्टल कितना है? 20√3 आंसर। ओ वाओ, घूम आ गया कि नहीं सवाल में? बताओ, ये है तुम्हारा आंसर, ये है तुम्हारा आंसर, बताओ बताओ, 10 नंबर स्लाइड में एकदम घूम आ गया कि नहीं? घूम आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ। नेक्स्ट देखो, two projectile are projected at 30 degree and 60 degree with a horizontal with the same speed, तो रेंज सेम होगा। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द टू देखो, पूरा जेई फोड़ दिया तुमने। अब करो, खुद करो, दो एंगल है, दोनों में रेंज सेम होगा। कैसे सेम होगा? क्योंकि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उनमें हाइट का रेशियो होता है h1/h2। कहां गए रे? h1/h2 इज इक्वल टू, पहला एंगल 30 है ना, tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/3 आंसर आएगा, 1/3 आंसर। दूसरा देखो, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट to which a man can throw a ball is 136 meter. Maximum vertical height to which man can throw a ball is 136 meter. Then maximum horizontal range distance up to which man can throw the same ball is. ये अलग लेवल का सवाल है और बहुत सुंदर सवाल है। अब इसमें ना एक्चुअल में सवाल को पढ़ के डिकोड करने की कोशिश करो। ये सवाल दो पार्ट में बोला है कि मैक्सिमम हाइट वो कितना फेंक सकता है, तो मैक्सिमम रेंज कितना फेंक पाए, और मैक्सिमम हाइट फेंकने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? सीधा ऊपर। अगर मैं कहता हूं कि इस बॉल को एकदम मैक्सिमम हाइट पे फेंको, तुम्हारी जो कैपेबिलिटी उसे सीधा वेलोसिटी दोगे ना पूरा, तो लैंग्वेज में बच्चा फंस जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल सोचता रहेगा और ये सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी का है। और वो सवाल, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। मैक्सिमम हाइट जहां तक मैन बॉल को थ्रो कर सकता है 136 मीटर है, मतलब h बराबर u²/2g का फॉर्मूला लगाओगे पहले केस में, और वो 136 मीटर है। बाद में रेंज लिखोगे तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 होता है, वो होता है u² sin 2θ/g। मैक्सिमम के लिए यहां पे तुम थीटा को 45 रखो, तो sin 91 हो जाएगा, ये आ जाएगा u²/g, और u²/2g की वैल्यू तुम्हारा h है, तो u²/g की वैल्यू होगा 2h। इसको लिख सकते हैं 2 × h, मतलब 2 × h की वैल्यू कितनी थी? 136, तो 136 × 2 हो जाएगा तुम्हारा 272। देखो 272। तो पहला मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है कि मैक्सिमम हाइट फेंकने के लिए तो हम सीधा ही फेंकेंगे ना, तो सर रेंज फेंकने के लिए सीधा आगे फेंक दो। आगे फेंक दूंगा तो हवा में ऊपर कैसे जाएगा? आगे तो जमीन में घसराता रह जाएगा। हाँ सर जी, एनर्जी वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई। बॉल को हमने काइनेटिक एनर्जी ई से प्रोजेक्ट किया, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m स्पीड का होल स्क्वायर, तो हाफ m u² को उसने बोल दिया ई, सवाल में ई दे दिया। At an angle 60 degree to the horizontal, the kinetic energy of the ball at the highest point of the figure will be, highest point of the flight will be। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m इंटू हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल स्पीड 0, हॉरिजॉन्टल बचता है बस। देखो इसका कितना यूज है, तो हाफ m u² इंटू थीटा कितना था 60, तो cos 60 रख दो, cos 60 तो हाफ हो जाएगा, हाफ का होल स्क्वायर। देखो ना u² cos स्क्वायर थीटा, cos 60 कितना होता है? हाफ, हाफ का होल स्क्वायर, तो ये हाफ mu² तुम्हारा e बच गया। देखो हाफ mu² को e दे दिया, तो ये हो जाएगा e/4, e/4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने तुम्हें सवाल करा दी जेई मेन के। अब नीट में देखते हैं कैसे पूछते हैं, अभी भी जेई का सवाल है, ये भी जेई का सवाल, एक बार अटेम्प्ट करिए। टू ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी u known at a different angle alpha and beta with horizontal, if alpha plus beta 90 degree, then ratio of horizontal range of the first to the second path। बुर्बक है क्या ये? देखो सवाल पूछा है जेई मेन में 2023 में। हट, ये देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बी ऑफ द पाथ, द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ऑफ द बॉल विल बी। अब ये डायग्राम बना के नीट 2023 का सवाल है, एक स्क्रीन पॉज करके सवाल पढ़ो, खुद करो, खुद से ये भी कर लोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। करो सर, क्या है? बॉल को 20 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री पे फेंका, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड v है, तो v बताओ कितनी होगी? तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होती है u cos थीटा, u cos थीटा। u तुमको दिया है 20 और ये cos 60, तो ये 20 cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10। 10 इज योर करेक्ट आंसर।
कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट द स्पीड 230 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज दैट फॉर्मूला बोले। दैट फॉर्मूला h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट इज 2i कैप 3j कैप। तो इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है x एक्सिस में 2i कैप देखो और 3j कैप, वेक्टर फॉर्म में तुमको दे दिया। अभी चलता गया तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो बी पर वेलोसिटी क्या होगा? क्या x की वेलोसिटी चेंज होती है? नहीं सर, वो एज इट इज रह जाती है। क्या y की वेलोसिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी? हाँ सर, नीचे हो जाएगी 3j कैप। तो 2i कैप माइनस 3j कैप इज योर करेक्ट आंसर। 2i कैप माइनस 3j कैप इज योर करेक्ट आंसर। लीजिए, range of the projectile when fired at 75 degree with the horizontally 0.5 kilometer, what will be the range when it is fired at 45 degree? वही तो सवाल हो गया। 75 डिग्री और 15 डिग्री पे वैल्यू सेम आती है साइन की, तो तुम रखोगे आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू 75 बन जाएगा 150, साइन 150 की वैल्यू 30। वही सवाल है जो जेई में पूछा था। दो बार रेंज का फॉर्मूला लिखो और दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लो। ये हमने करा दिया है तुम्हें। नेक्स्ट देखिए, two projectile of same mass with same velocity are thrown at angle 60-30 with the horizontal, then which quantity will remain same? टाइम फ्लाइट नहीं, मैक्सिमम हाइट नहीं, होरिजोनटल सेम रहता है। अच्छा, पार्टिकल को जो हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जो एक्स में दे दिया वेलोसिटी वही रहेगी क्योंकि एक्स में एक्सीलरेशन 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। बाकी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम है तो सब चेंज होता रहता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड at 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed, the ratio of maximum height attained by the projectile is, देखो ये कर चुके हैं ऑलरेडी। चौथा आंसर आ रहा है 1/3। ये सेम सवाल रिपीट हो गया। आई एम सॉरी बेटा, सॉरी। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर 45 minus theta and 45 plus theta, then horizontal range described by the projectile are in the ratio of, ये एक पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, दोनों का सम बताओ तो कितना है? 45 minus theta और 45 plus theta, जोड़ के क्या 90 आएगा? हाँ, तो 90 पे तो होरिजोनटल रेंज सेम आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट देखिए, two body are thrown up an angle 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal, if both the body attain the same vertical height then the ratio of velocity with which these are thrown is। बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। इसको एक बार खुद पढ़ के अटेम्प्ट करिए, नीट का पूछा हुआ सवाल है गुरु, और बहुत खूबसूरत सवाल है। क्या कह रहा है? टू बॉडी आर थ्रोन अप एट एंगल 45 डिग्री एंड 60, दो ऑब्जेक्ट को फेंका, एक को फेंका है 45 पे, एक को फेंका है 60 पे, रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल इफ द बॉडी अटेन द सेम वर्टिकल हाइट। मतलब दोनों ही केसेस में वर्टिकल हाइट सेम है, तो वर्टिकल हाइट को इक्वल कर। तो पहले केस में वर्टिकल हाइट की फॉर्मूला होगी u1 का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई ना वर्टिकल, हाँ साइन स्क्वायर थीटा 1, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, इनटू 2g बराबर दूसरे का होगा u2 का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g। अब यहां से देखिए, ये 2g से 2g कट गया, पहला एंगल 45, तो यहां पे 45 रख दीजिए, तो u1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू u2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले और दूसरे की स्पीड का रेशियो पूछा था, रेशियो वेलोसिटी, u2 को नीचे ले आओ, u1 का होल स्क्वायर बाई u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर एंड साइन 45 होगा, नीचे ले जाओगे 1/√2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, भाग बुर्बक, तो नॉर्मली दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, u1/u2 आ जाएगा, साइन 60 हो जाएगा √3/2 और ये आपका आ रहा है साइन 45 1/√2, ये कट के √2 आ जाएगा, u1/u2 रूट अंडर √3/2, √3/2 ये आ गया, ये आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अभी हमने किया है, जेई में भी पूछा है और नीट में भी पूछा वो सवाल है। The equation of the projectile is y is equal to √3x minus gx square by 2। देखो, then angle of projection। तो यहां पे तो तुम देखो, अगर इसको कॉमन भी निकालोगे तो √3 बाहर लेके जाओगे, यहां पे 1 दिखना चाहिए, तो साफ साफ तुमको दिखेगा tan थीटा √3 है, tan थीटा √3 तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। नहीं समझ में आया? एक काम करो, ये तुमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और स्टैंडर्ड जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है वो tan थीटा x इंटू 1 माइनस x/r। अब यहाँ पे इन दोनों को कॉमन दिखाने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म में लाओगे तभी तो कंपेयर करोगे, तो √3x को बाहर लाओ, बचेगा 1 माइनस समथिंग, हाँ, √3x tan थीटा x, तो tan थीटा √3 टाइम्स होगा। ये तरीका है ऐसे सवाल को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से डील करने का। ये भी वही सवाल है, आसान है, मैक्सिमम ये ऑलरेडी डन है, तो डिलीट कर देता हूँ यार, ऑलरेडी डन है, ये तो ऑलरेडी डन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो क्या कह रहा है,
पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन एज, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी t टाइम पे, वेलोसिटी है v बराबर अल्फा आई कैप प्लस बीटा माइनस गामा टी जे कैप, देन फाइंड एच आर टी, मतलब हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। अब इस वेलोसिटी को ध्यान से देखो, अगर तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है तो तुम क्या यहां से बोल सकते हो कि वेलोसिटी का जो ith कंपोनेंट हो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है वो है अल्फा, और वेलोसिटी का जो yth कंपोनेंट है ये y एक्सिस की वेलोसिटी है, जो y एक्सिस की वेलोसिटी आप लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा टी। सर अब अगर x एक्सिस की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो x एक्सिस का एक्सीलरेशन आएगा जो कि 0 आ रहा है, ये अल्फा कांस्टेंट है। y एक्सिस की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, y एक्सिस का एक्सीलरेशन आएगा, बीटा का डिफरेंशिएशन 0 माइनस गामा बाहर t का 1, तो माइनस गामा बचेगा। अब देख के और समझने की कोशिश करो कि तुमको मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था। तो आपने बताया था 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी बटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सीलरेशन होगा वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में। 2 y की वेलोसिटी बताओ क्या है। तो y की इनिशियल वेलोसिटी, y की किसी भी टाइम की वेलोसिटी की इनिशियली आपने कितनी वेलोसिटी दी है, तो यहाँ पे टाइम को 0 रख के y की इनिशियल वेलोसिटी बीटा लिख सकते हो। हाँ, तो ये आ गया 2 बीटा बटा वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आ रहा है ए वाई, वो आ रहा है गामा, गामा आंसर सर माइनस गामा था, वो भी तो माइनस जी होता है, जी जी लिखते हो ना, माइनस नहीं लिखते ना। 2 बीटा बाई गामा सेकंड इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो मैक्सिमम हाइट क्या होगा सर, यू आई का होल स्क्वायर बाई 2 जी, यस यू आई बोलो, बीटा का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू गामा। रेंज आपने क्या पढ़ा था, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम फ्लाइट, एक्स की वेलोसिटी कितनी है देखो अल्फा, और टाइम फ्लाइट कितना है 2 बीटा बाई गामा। बोलो मजा आ गया कि नहीं, जी एडवांस का सवाल है ये, इसी पैटर्न पे मैट्रिक्स मैच वगैरह बनाए। बोलो तो आप आसान है, बस कंसेप्ट वही है प्रोजेक्टाइल का, अल्फा बीटा और गामा में आपको बस डील करना था। कितने सवाल कर लिए तो जरा देखेगी तो मैं 25वें पेज पे हूं, मतलब मैं अगर काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 सवाल इसमें, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 क्वेश्चन कर लिए हमने लगभग, और हर सवाल को मैंने बड़े प्यार से आपको समझा के कराया, कोई जल्दीबाजी में सवाल मैंने नहीं करी है। बताओ 35 मिनट में 25 सवाल, यही तो रेशियो तुमको नीट में मेंटेन रखना है। और मैंने सिर्फ आंसर नहीं किया है, मैंने हर सवाल को पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल के आपको दिया है। बताइए सर, एक होमवर्क भी आपने दिया था, आइए उसको करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आइए उसको करते हैं। उसमें सवाल ये था कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ऐसा उसका पाथ है, दूसरे बॉल को प्रोजेक्ट किया, उसका पाथ ये है, उसका पाथ ये है, यही सवाल था क्या। दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट को कंपेयर करने बोला था, क्या दोनों का स्पीड सेम है, नहीं, कुछ भी हमको नहीं पता, दोनों का हमको सिर्फ पाथ पता है कि ऐसे चल रहा है। एक पार्टिकल जिसको हमने फेंका था वो येलो कलर के पाथ से हमने रिप्रेजेंट किया पहला पाथ का, और दूसरा को रेड कलर के पाथ से रिप्रेजेंट किया। हमको बस इतना पता है, ध्यान सुनिएगा, हमको बस इतना पता है, हमको बस इतना पता है कि दोनों का पाथ गिवन है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कंपेयर करने के लिए बोला था। ये पहले का टाइम फ्लाइट, ये दूसरे का टाइम फ्लाइट, बताइए कैसे करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट तो दूसरे का ज्यादा, दूसरे तो लग रहा है कि ज्यादा दूर तक गया है सर, दूर तक जाना मतलब टाइम फ्लाइट ज्यादा होना जरूरी नहीं है। एक बात बताइए, टाइम फ्लाइट का मतलब क्या होता है, पार्टिकल हवा में कितने देर तक रहेगा, और हवा में कितनी देर तक रहेगा वो तो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखो, क्या इसका मैक्सिमम हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट दोनों का सेम है कि नहीं, दोनों का रेंज अलग है लेकिन दोनों के ही मैक्सिमम हाइट सेम है, मैक्सिमम हाइट दोनों का सेम है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय 2g। इसका देखोगे वर्टिकल वेलोसिटी पहले का वर्टिकल वेलोसिटी बाई 2g, वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2g बराबर दूसरे की वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2g, 2g से 2g कट जाएगा। या दोनों की कंपोनेंट का, मान लो इसको मैंने फेंका है u1 से और इसको मैंने फेंका है u2 से, लेकिन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, और मैक्सिमम हाइट क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर 2g। मतलब ये हो गया कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों को वर्टिकली हमने सेम स्पीड से फेंका है, दोनों को वर्टिकली हमने सेम स्पीड से फेंका है, ये तो समझ में आ गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी। अब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो दोनों का टाइम फ्लाइट सेम होगा। अच्छा, यस, दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, और दोनों के वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है। तो दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो हाँ, तो वही तो सेम है। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी पूछा जाए तो अलग है, क्यों अलग, इसलिए है कि सेम टाइम ऑफ फ्लाइट में ये कम दूर गया है और सेम फ्लाइट में ये ज्यादा दूर गया है, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखा जाए तो रेंज बराबर होता है
एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने के बावजूद भी आर डिफरेंट है, तो क्या यूएक्स डिफरेंट रहा होगा? हाँ, तो तुम जो देख रहे हो ये ज्यादा दूर तक गया है क्योंकि सेकंड वाले का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग। और ये समझना और आसान हो जाएगा अगर आप इस अप्रोच से समझे कि सर देखो, हम ना प्रोजेक्टाइल भूल जाते हैं, हम देखते हैं कि इसका वर्टिकल मोशन और इसका वर्टिकल मोशन कैसा है। दोनों का वर्टिकल मोशन सेम ही मैक्सिमम हाइट तक गया है, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वाई में सेम रहा होगा। बस ये समझ गए, तुम्हारा काम खत्म। अरे हाँ सर जी, ये वाला लिंक पकड़ना था, यस ये वाला लिंक पकड़ना था, काम हो जाएगा। बताओ मजा आएगी नहीं? एक और प्रोजेक्टाइल में सवाल होता है, जब इतना करा ही दिया तो ये क्यों छोड़ दूं? ये भी करा देता हूं। जब इतना कुछ करा दिया तो ये क्यों छोड़ दूं? जल्दी। अब एक है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन भी समझना आसान है, टफ नहीं है, मैं समझा सकता हूं आपको। लेकिन आप समझिए, नीट 2025 में गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप एम्स में कौन सा बच्चा बैठा है? वो भी तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन नहीं पढ़ के गया था। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को समझना बहुत जरूरी है, हवाबाजी से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको वही चीज पढ़नी है जो एक्चुअल में सिलेबस में है। एम्स ले लो या फिर वो ले लो, नीट ले लो, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन सिलेबस में, इवन जेई मेंस में भी नहीं है। जेई मेंस में भी एक सवाल तुमको नहीं मिलेगा, मैं अभी देख लूं क्या? अभी देख लेता हूं, ये रहा मेरे पास बुक, ये रहा मेरे पास बुक, मैं अभी देख लेता हूं, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुने हो? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए, जेई मेन में मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वही जनरल 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। चलिए, ग्राउंड टू ग्राउंड के काफी सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाला केस है। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में एक सवाल आया है 10 अप्रैल 2019 को। उसके बाद कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के सवाल नहीं। मतलब जेई मेन में 20 साल में एक बार सवाल आया, मतलब जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? जेई मेन में हर साल कितने पेपर होते हैं? 5। आप जानते हो जेई मेन में हर साल कितने पेपर होते हैं? कितने? सॉरी 10 होते हैं ना, 5 शिफ्ट होते हैं उसमें, 10 नहीं 5 दिन होते हैं, 10 शिफ्ट होते हैं और 2 बार जेई मेन का पेपर आता है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ सर, उसमें भी सिर्फ एक बार आया है। अगर नीट में गलती से, मैं नहीं कहता हूं कभी आ ही नहीं सकता, एक गलती से 1-8% अगर आने का चांस है, उसके लिए सर पढ़ा दो, फिर तो आने के चांसेस गलती से तो कुछ भी है, फिर गलती से तो आने के चांसेस कुछ भी है। और उसमें उतना टाइम खराब करके आप जो पढ़ोगे, इससे अच्छा रिलेवेंट चीजें पढ़ लो जो एक्चुअल में हायर प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो सिलेबस में है। हाईएस्ट, सिर्फ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करो, जो सिलेबस में उसकी बात करो। शायद आप मेरी बात समझेंगे, उम्मीद करते हैं। लेकिन हर बच्चे का माइंडसेट अलग है, हर बच्चा तो नहीं समझेगा, मुझे ही पता है। तो जेई मेन में 20 साल में एक बार आया हुआ है, नीट के सिलेबस में ही नहीं है, एम्स और नीट में कभी नहीं आया है। आप मेरी बात समझ सकते हैं। नहीं भी समझोगे तो एक काम करूंगा, ऐसे टॉपिक मैं लास्ट में करा दूंगा सारा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक है। चलो, ये देखो, ये एंगल अल्फा मान लो, ये एंगल बीटा है, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे गया, इसके टॉप को टच करके यहां पे जाके गिरा है। तो आपसे पूछा है अल्फा थीटा और बीटा में क्या रिलेशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम प्रूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये भी पूछता है कि मान लो जहां से हमने प्रोजेक्ट किया वहां से x1 डिस्टेंस पर एक पोल है y हाइट का, और उससे अदर साइड x2 डिस्टेंस पर जाके बॉल गिरा। तो ऐसे सवाल पूछते हैं कि बॉल को प्रोजेक्ट किया, वो x1 डिस्टेंस पर खड़े वो पोल्स के टॉप को टच करके इधर गिर जाता है, तो बताइए रिलेशन बिटवीन y x एंड x2 के बीच में, और बताइए रिलेशन बिटवीन अल्फा थीटा एंड बीटा के बीच में। तो एक तो रिलेशन तुम्हारा आएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई आर से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आपको क्या पता चलता है? एक्स और वाई का रिलेशन। हाँ, अगर पॉइंट यहां पर है तो पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? x1, और हाइट कितना है? y। तो ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए, हाइट जब y है तो डिस्टेंस है ओरिजिन से x1 इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू टोटल आएगा x1 प्लस। ये रख दी। अब यहां पे हम लिख सकते हैं, ये अगर अल्फा है तो tan अल्फा होगा y बाई x1 एंड tan बीटा होगा y बाई x2। उसको पुट करोगे तो ये प्रूफ हो जाता है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा। दोनों कॉर्नर के एंगल का सम tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा के बराबर होता है। तो इस रिजल्ट को याद रख लो, अगर कुछ ऐसा ही एकदम डिट्टो मिल गया तो ये काम आ जाएगा।
नीट में अभी तक इससे नहीं आए, लेकिन जेई मेन में इससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ। क्लियर है? चलो चलो अब यहां पर ध्यान से देखो। अच्छा चलो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड पढ़ा ही देता हूं, मैं भी कंफ्यूज ही हो गया थोड़ा, मैं भी पढ़ा ही देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा, छोड़। मान ले ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, एक इंक्लाइंड प्लेन है अल्फा एंगल का। देखना कितना आसान है ये, देखना कितना आसान है। पहले 2 मिनट तुम अपने थिंकिंग कैपेबिलिटी को चैलेंज करो और इसको समझ के देखो। मैं तुमको आसान बना के समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो उस पर mg ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। इस mg का अगर मैं बोलूं कि mg फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आना होगा तो कितना आएगा सर? जी आएगा। तो मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जी। इस जी का 2 कंपोनेंट बताओ, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस पर तो आपकी पीएचडी होगी भाई। कंपोनेंट लेना आप लॉज ऑफ मोशन में जानते हैं। देखिए जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर ही तो एक्सीलरेशन होता है जी साइन थीटा, और इधर तुम देखोगे तो जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा को हालांकि नॉर्मल बैलेंस कर लेगा तो इस तरफ जी साइन थीटा रहेगा। अच्छा ये तो हम जानते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है मास का, उस पर अगर मैं हवा में फेंक दूं तो तुम कहते हो सर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जी आएगा। उसका 2 कंपोनेंट देख सकते हैं, ये होगा जी कॉस अल्फा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा ये अल्फा है तो ये अल्फा आ जाएगा, और जी का ये कंपोनेंट आएगा जी साइन अल्फा। ये मैं लॉज ऑफ मोशन में तुमको पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी तक के लिए इतना समझो। अब मान लो एक पार्टिकल को हमने इधर फेंका है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से थीटा एंगल पे, मतलब इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल पे यू स्पीड से। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सवाल है। अब देखना मैं तुमको कितने शानदार तरीके से, ये सवाल है। हाँ सर सवाल है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे। सर इसमें कहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा सर, ये तो टेढ़ा हो गया एकदम, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा गुरुजी? अब 1 मिनट रुकना। इस पूरे को मान लो मैंने कॉपी करके साइड में ले लिया, सर ले लिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं ऐसे थोड़ा घुमा देता हूं, इसको मैं जो इंक्लाइन प्लेन था उसको हॉरिजॉन्टल बना देता हूं। हॉरिजॉन्टल बना दिया आपने, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, आपने एक्सिस घुमा लिया कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल बना लूंगा तो इसको मान लो तुम नया वाला एक्स एक्सिस और इसको मान लो तुम वाई एक्सिस, सर मान सकते हैं। इसमें मोशन को एकदम अलग अलग कर लो, तो क्या तुम कह सकते हो कि u का ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा और u का ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u sin थीटा, हाँ, और पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा u cos अल्फा। अब पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो ये तो सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारी स्पीड कितना है, u sin थीटा, और इनटू इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है g cos अल्फा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैक्सिमम हाइट देखोगे तो इसका मैक्सिमम हाइट होता है ui का होल स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू g cos अल्फा। तो पहले से इस पे फर्क पड़ा कि नहीं? हाँ फर्क पड़ा। थोड़ा हम बस इसको घुमा के देख रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो तुम बोल सकते हो कि अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान ले तू और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान ले तू, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस मान ले तू, तुमको नहीं आया समझ, छोड़ फिर समझ। जैसे मान ले बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब हम पार्टिकल को यहां से फेंक रहे हैं, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा कि पार्टिकल को अगर मैंने यहां से फेंका है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऑब्जेक्ट को जिसको प्रोजेक्ट किया है उसका इंक्लाइन प्लेन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ठीक है। अब जब पार्टिकल जाएगा तो क्या ऐसा मोशन करेगा? क्या आप कह सकते हो कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे कर रहा है, इसको अगर मैं एक्स डायरेक्ट एक्सिस मान लूं और इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्ट एक्सिस मान लूं तो मेरा काम हो जाएगा सर। तो देख सोचते कैसे हैं फिजिक्स में, देख चैलेंज कर अपने आप को, और मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना। सुनो सर यहां से एक चीज देखते हैं, क्या इस पर हम जानते हैं इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्सीलरेशन होता है जी साइन थीटा, लेकिन थीटा वहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है तो ये हो जाएगा जी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर जी कॉस अल्फा। अब मैं कहता हूं कि मोशन ऐसे होगा, हाँ मोशन ऐसे होगा। अब मुझे तो यहां से यहां देखना है तो मैं इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बना के देखने की कोशिश करता हूं, तो मैंने इसको यहां पर कॉपी कर ली, मैंने इसको क्या किया यहां पे कॉपी कर लिया, देखिए, और कॉपी करके जब मैंने यहां पे लाया, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसे घुमा लूंगा, देखिए ऐसे घुमा लूंगा। जैसे ही मैंने इसको ऐसे घुमाया, इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा एक्स एक्सिस आ गया, हाँ। अब देखिए बॉल को हमने यू से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, यहां से यहां पार्टिकल आ रहा है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉल की, तो बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी यू है तो इधर कंपोनेंट होगा यू cos थीटा,
और इधर कंपोनेंट हुआ u sin थीटा। हाँ सर मजा आ गया। अब बताओ अगर मैं इसका टाइम फ्लाइट पूछूं यहां से जाके यहां तक आया है तो इस लाइन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसका 2uy बाई एक्सेलरेशन वर्टिकल, वर्टिकल 2uy क्या है u sin थीटा, u sin थीटा इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन आपका g cos अल्फा। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा का होल स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है g cos अल्फा। बोलिए समझ आया, रेंज निकाल दीजिए, मैक्सिमम हाइट निकाल दी आपने, रेंज निकाल दीजिए। अब रेंज निकालने जाएंगे तो रेंज सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में u cos थीटा वेलोसिटी और पीछे एक्सेलरेशन g sin अल्फा, तो सर उनको लेके कर लेंगे फिर। हाँ तो पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, रेंज का आएगा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट प्लस हाफ एक्स का एक्सेलरेशन इनटू टाइम फ्लाइट का होल स्क्वायर। और जब नीट 2000 सॉरी जेईई मेन 2019 में पूछा भी था तो बस इसमें टाइम फ्लाइट ही पूछा था, बताओ कर लोगे कि नहीं, तो इसमें तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे बस। अब बताओ मजा आया, थोड़ा टाइम लग गया, आई एम सॉरी, लेकिन तुम ये बताओ कि एंगल मतलब इंक्लाइन प्लेन को रोटेट करके नया वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया और उस पे हमने देख लिया कि मेरा मेन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं उसके लॉन्ग वेलोसिटी और उसके लॉन्ग एक्सेलरेशन मेरे काम का है, बाकी उसके परपेंडिकुलर चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो एनालिसिस करो, या फिर ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो एनालिसिस करो, या ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एनालिसिस करो। मतलब जब हम एक्स एक्सिस में वेलोसिटी में चेंज देखते थे तो एक्स का एक्सेलरेशन उसको करेगा, वाई से हमें कोई मतलब नहीं, वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वाई में डिस्प्लेसमेंट कराएगा, वाई का एक्सेलरेशन वाई में डिस्प्लेसमेंट कराएगा, एक्स एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं, दोनों को हम परपेंडिकुलर देखते थे। वही यहां पे हमने काम किया कि जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो इंक्लाइन प्लेन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा, तो इस लाइन में देख रहे हैं मोशन और इसके परपेंडिकुलर देख रहे हैं ऐसे, इसको देखने के लिए हमने एंगल घुमा दिया, तो देखो y की वर्टिकल वेलोसिटी ये मिल गई एंड y के लॉन्ग एक्सेलरेशन ये मिल गया। देखो दिमाग खुला कि नहीं खुला बताओ। चलो अभी देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी h हाइट पर बैठ के ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी से x एक्सिस में फेंका है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहता, मतलब मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो पार्टिकल सीधा सीधा चला जाता, सीधा स्ट्रेट लाइन में निकल जाता, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में होता है तो पार्टिकल को कहां खींचता है, नीचे खींचता है। अब देखिए हम पहले ये देखेंगे कि हमने एक्स एक्सिस में मोशन को अलग करते हैं, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी बोली u, एक्स का एक्सेलरेशन बोले 0, तो किसी भी टी टाइम पे एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हाँ इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। एक्स एक्स में पार्टिकल कितना चलेगा, एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम टी, ये टी टाइम में चला गया डिस्टेंस, टी टाइम में चला गया डिस्टेंस है, बताइए टी टाइम में चला गया डिस्टेंस क्या होगा, तो टी टाइम में चला गया डिस्टेंस होगा एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स की डिस्टेंस देख रहे हैं बस, पार्टिकल मान लो यहां से चल के यहां पहुंचता है, तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि एक्स में कितना गया है, एक्स में कितना गया, एक्स की वेलोसिटी इनटू टी टाइम, ओके ओके। वर्टिकल वेलोसिटी बोलो क्या, 0, क्योंकि हमने वर्टिकल फेंका ही नहीं, हमने हॉरिजॉन्टल फेंका था। वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वर्टिकल में स्पीड हो जाएगा आपका जीटी। क्या इतना आपको थोड़ा समझ में आया, हाँ। अब मान लो पार्टिकल चलते चलते किसी टी टाइम पे है, तो किसी टी टाइम पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना होगा, एक्स एक्सिस से किस एंगल पे चल रहा हो किसी टी टाइम पे, उसकी वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाए, तो किसी टी टाइम पे उसका वेलोसिटी वेक्टर जो एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा, आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब यहां पे एंगल मान लीजिए आप अल्फा, यहां पे एंगल मान लीजिए अल्फा। अब मुझे बताइए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो u है वो ऑलरेडी यहां पे भी u ही रहेगी, तो पार्टिकल भले ही कहीं चला जाए उसकी स्पीड कुछ भी हो, लेकिन x में तो उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हुई, इसका जो x कंपोनेंट है वो u ही रहेगा। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि मान लो इसकी स्पीड यहां पे हो गई है नेट v, तो v का जो x कंपोनेंट होगा v cos अल्फा वो u ही रहेगा, क्योंकि x एक्सिस वेलोसिटी चेंज होना नहीं है। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी टी टाइम के बाद gt, क्योंकि वर्टिकल में आपका इनिशियल स्पीड था 0, तो एक्सीलरेशन जो टाइम वर्टिकल वेलोसिटी होगी। अच्छा सर ओके, तो वर्टिकल वेलोसिटी तुम यहां बनाओ या यहां बनाओ एक ही बात है, ये वी को यहां भी तो बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं। तो बताओ tan अल्फा क्या हो जाएगा, सर tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर वी वाई बटा यू, वी वाई को हम लिख सकते हैं जी टी बटा एक्स एक्सिस में यू वेलोसिटी दी है, ये tan अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टी टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको बताइए कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखने के लिए आपको ये देखना है कि नीचे कितने देर में गिरा, तो मान लो पार्टिकल का
यहां से फेंका था ओरिजिन 0 मान लेते, यहां पे जब पार्टिकल पहुंचा इसके रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल लाइन पे कितना चला h और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना चला r। यहां से जितना आगे गया उसको हम रेंज बोल देंगे और जितना नीचे गया है वो अपनी हाइट के बराबर नीचे गिरा होगा। अब मैं बोल लूं कि कंसीडर मोशन ओनली y एक्सिस, कंसीडर मोशन अलोंग y एक्सिस ओनली, सिर्फ y एक्सिस में मोशन कंसीडर करिए। अगर आप मोशन सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में देख रहे हैं, सिर्फ y एक्सिस में मोशन देख रहे हैं कि नीचे गिर रहा है, सिर्फ y एक्सिस में देख रहे हैं, तो सिर्फ y एक्सिस में मोशन को आप लिख सकते हैं y बराबर u, तो ui तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोली h बराबर हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया रूट अंडर 2h/g। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है जो पार्टिकल को ड्रॉप करने पे आता था। मतलब पार्टिकल को ड्रॉप करना और एक सेक्शन में फेंकना दोनों सेम है वर्टिकल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा तो रेंज कितना होगा सर, x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, x की वेलोसिटी बोलिए तो x एक्सिस में वेलोसिटी u है और टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी ये है रूट अंडर 2h/g, खत्म, ये टॉपिक ही खत्म हो गया। तो ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो जब ग्राउंड पे पहुंचा है तो दोनों वेलोसिटी आप निकालिए इंडिविजुअल, x एक्सिस में और y एक्सिस में इंडिविजुअल निकालिए। तो ग्राउंड पे ही अगर तुम देखो तो ग्राउंड पे x एक्सिस वेलोसिटी u ही रहेगा क्योंकि वो तो चेंज होना नहीं है। और वर्टिकल वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, और h हाइट गिरने पे थर्ड इक्वेशन मोशन लगा लो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अब लिखोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as सब y में, सब y में, सब y में, सब y में। इनिशियल वेलोसिटी y में 0 और y में डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना नीचे गिरा h, और एक्सीलरेशन g, तो vy क्या होगा रूट अंडर 2gh। मतलब ग्राउंड पे वर्टिकल वेलोसिटी एट ग्राउंड रूट अंडर 2gh कैसे हो जाएगा। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देना तो ग्राउंड पे नेट स्पीड आ जाएगा। यही चीज मैंने यहां पे पूछा है आपसे। सबसे पहले पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, मान लो u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है भाई। ये सवाल मैंने शायद तुमको दिया था लेकिन डेटा अलग हो सकता है। 40 मीटर पर सेकेंड से, हाइट है 80 मीटर, तो मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ, देख भाई एक्स एक्सिस में तो कितनी वेलोसिटी दे रहा है उससे डैश फर्क नहीं पड़ता है, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा रूट अंडर 2h/g, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0, और वर्टिकल वेलोसिटी 0 करने का मतलब ये ड्रॉप का केस बन गया। तो y में मोशन अलग करो, x में मोशन अलग करो, तो एक बॉल को तुम x में वेलोसिटी दे रहे हो लेकिन y में तो ड्रॉप हो रहा है सीधा। इनिशियल वेलोसिटी y में बता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी y में क्या है 0, तो रूट अंडर 2h/g, तो हो जाएगा रूट अंडर 2, h की वैल्यू आपका 80, g की वैल्यू 10, ये कट गया रूट 16, मतलब 4 सेकंड आपका हो जाएगा टाइम। रेंज बताइए क्या है, तो रेंज आपने बोला है x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट। x एक्सिस की वेलोसिटी बताइए कितनी है सर 40, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 160 मीटर। मैक्सिमम हाइट बताइए कितनी आएगी, मैक्सिमम हाइट, ये कौन सा मैक्सिमम हाइट पूछा है, x में बोला है, अरे ये फर्जी लिख दी वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बताओ। ये मजेदार सवाल है, 4 सेकंड बाद बताओ। तो तुम 4 सेकंड बाद वेलोसिटी लिखोगे तो 4 सेकंड बाद x की वेलोसिटी लिखोगे, 4 सेकंड बाद y की वेलोसिटी लिखोगे। अब x एक्सिस की वेलोसिटी 4 सेकंड बाद 40 रहेगी, क्यों 40 दी थी तो 40 रहेगी। और y एक्सिस की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन को अगर मैं प्लस लेता हूं तो, नहीं तो माइनस लेता फिर, तो 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी gt हो जाएगी, g10 टाइम 4, 40 जे है। और एंगल देखोगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। क्यों, अभी दोनों कंपोनेंट सेम है। डायरेक्शन ऑफ मोशन एट 4 सेकंड 45 डिग्री। अब ये प्रूफ कर इस बात को कैसे, डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है कि वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बनाए। तुम अगर देखो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा था तो 4 सेकंड पर तुम कह रहे हो इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी भी 40 है एंड वाई की वेलोसिटी भी 40 है, तो नेट वेलोसिटी इसके बीच में आएगा 45 डिग्री पे चाचा, 40 है ना एक्स और वाई की वेलोसिटी। नेक्स्ट देख, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 3 सेकंड, 3 सेकंड पे उसकी पोजीशन बताओ, किसकी, इसी सवाल में, इसी सवाल में हमने बॉल को फेंका, 3 सेकंड में पोजीशन बताओ। भाई मेरे पोजीशन निकालने का मतलब ओरिजिन से एक्स में कितना गया है, एक्स में कितना गया है देखने के लिए एक्स की वेलोसिटी बता। सर एक्स की वेलोसिटी सर जी ये रही सर 40, और टाइम 3 सेकंड, तो तू भाई मेरे सीधा बोलेगा x बराबर x की वेलोसिटी इंटू टाइम, 40 इंटू 3 सेकंड में पूछा है 120 मीटर, खत्म, 120 मीटर आ गया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देख uy प्लस हाफ AY स्क्वायर, जब तुमने इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है क्योंकि x में इनिशियल वेलोसिटी दिया था बस, ये 0, ये हो जाएगा तेरा हाफ g की वैल्यू 10 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा 3 सेकंड में 45 मीटर। हाँ, तो ये कट गया 5, 9 बचे 45 मीटर। बोलो
पोजीशन वेक्टर है टी, टी टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या होगी, तो टी टाइम पे पोजीशन वेक्टर हो गया एक्स की पोजीशन वेक्टर तो सिंपल यू टी, एक्स एक्स वेलोसिटी था, एंड वाई की पोजीशन वेक्टर हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। करके देख, वही वाला फॉर्मूला लगाया, ये एक्स यू टी और ये जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू जी है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहां से निकालो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है एक्स और वाई का रिलेशन, तो वाई है तुम्हारा हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ सर। अब इसमें एक्स से टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, बताओ एक्स बराबर यू टी है तो टी बराबर क्या होगा एक्स बाई यू, अरे भाई मेरे टी बराबर क्या होगा एक्स बाई यू, तो टी को एक्स बाई यू रखो तो हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, समझना ध्यान से, यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमने ड्राइव कर लिया। बताइए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आया, नेक्स्ट देखिए और कुछ है, वेलोसिटी एट ग्राउंड तो बताइए वेलोसिटी एट ग्राउंड क्या होगा, एक्स में जो दी थी वो एज इट इज रहेगी, यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप करना, ठीक है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आपकी रहेगी यू आई कैप ही, एंड वाई की वेलोसिटी आ रही रूट अंडर टू जी एच जे कैप। अगर ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूँ एच हाइट से तो वर्टिकल ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी होती है रूट अंडर टू जी एच, ये मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था, और उसी मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट से ये सॉल्व हो रहा है एज इट इज, उसी मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट से ये एज इट इज सॉल्व हो रहा है। एंगल ऑफ कोलिजन एट द ग्राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्टिकल को मैंने यू वेलोसिटी से फेंका, जब जमीन पे टकराएगा तो कितने एंगल पे टकराया है ग्राउंड से, बताओ थीटा या अल्फा कुछ भी मान लो, ये कैसे निकालेंगे, अरे भाई मेरे ये कितने वेलोसिटी से टकराया है, ये एक्स की वेलोसिटी हो गई और ये तुम्हारी वाई की वेलोसिटी हो गई, tan अल्फा हो जाएगा तुम्हारा, tan अल्फा हो जाएगा तुम्हारा u v है, चलो vy और vx, तो vy बटा vx, vy और vx में यहाँ लिखा है वो पुट कर दो, बहुत आसान होता है ये सब, कोई टफ चीज नहीं है, एकदम इजी। इसी पे जनरलाइज क्वेश्चन बता दिया, एक 80 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंका था, टाइम फ्लाइट सब चीज निकाल दी। अब इस पर सवाल आता है कि एरोप्लेन से अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करूं तो क्या होगा, तो समझिएगा, बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम 500 मीटर हाइट, देन रेंज ऑफ द बॉम्ब विल, तो देखो एक एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन एक्स एक्सिस में जा रहा है 500 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर 500 मीटर पर सेकंड जा रहा है, और ये जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर है, ये शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 500 मीटर हाइट देन रेंज विल बी, और कहां से ड्रॉप किया, एक चलते हुए प्लेन से, तो जब मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलनी थी, जीरो। अगर मैं उसको स्टेशनरी बैठ के ड्रॉप करता, मतलब रेस्ट से ड्रॉप करता, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से ड्रॉप करते तो उसको इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिलता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से ड्रॉप करते तो उसको इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिलता है, लेकिन चलते हुए चीज से हम ड्रॉप करेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी को कॉपी कर लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम चलते हुए जगह से इसको ड्रॉप करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कॉपी कर लेगा, मतलब आप इसको अगर ड्रॉप भी करोगे तो इनिशियली ये फाइटर प्लेन की वेलोसिटी 500 मीटर कॉपी कर लेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जैसा सवाल हो गया। हाँ, और हाइट कितनी थी इसकी सर, 500 मीटर थी, ये थी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसका सिंपल हो जाएगा रूट अंडर टू एच बाई जी, हो जाएगा रूट अंडर टू, एच की वैल्यू आ गई आपकी 500, जी की वैल्यू आ गई 10, 10 से 10 कटेगा, 50 गुना 100 रूट 100 मतलब 10 सेकेंड, और रेंज हो जाएगा आपका ये, यहां पे अगर मान लो पहुंच रहा है तो ये कितना आगे गया, इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम फ्लाइट, एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम फ्लाइट, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 500, टाइम फ्लाइट 10, 5000 मीटर आपका आंसर, खत्म, ये कोई खास बात नहीं होता है। अब है कि हम प्रोजेक्टाइल में यहां से बैठ के टेढ़ा फेंके, इसमें इसकी भी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये आपको मैं इतनी आसानी से समझाऊंगा ना, आपको लगेगा इसमें तो कुछ नया था ही नहीं गुरुजी। अब ये है तुम्हारा, एक तो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा, उसके सवाल देखिए कितने आते हैं, एक तो हमने हाइट टू ग्राउंड पढ़ा जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल फेंका, इसमें हम यहां पर बैठ के देखिएगा, यहां पर बैठ के टेढ़ा फेंकेंगे, तो टेढ़ा फेंक वो मास्टर, हाँ टेढ़ा फेंकेंगे, इंक्लाइन पे फेंकेंगे, देखो ऐसे ऐसे फेंकेंगे, तो ये पार्टिकल हाइट से ये टेढ़ा फेंका तो ऐसे जाएगा और यहां पे कहीं गिरेगा। आपसे इसमें दो चीजें पूछी जाएगी, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूछेगा कितना रेंज इसका होगा और कितनी टाइम फ्लाइट होगा। मोशन को 100 में अलग करो, दो लाइन का कैलकुलेशन, जनरली ऐसे क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो कितने पेज में किए ये कमेंट करके बताइए, अभी नहीं रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए। सबसे पहले देखिए कि मैंने इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है 37 पे, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होगी इसकी 50 cos 37, तो ये हो गई आपकी 50 एंड cos 37 होती है 4/5, तो ये आ गया 10 चौके 40, 40 आई। इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin 37, साइन 37 हो जाएगा 50 इंटू साइन 37, हाँ 3/5
तो ये हो जाएगा तुम्हें 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम ये देखेंगे कि एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ग्राउंड से वो हाइट है 35 मीटर, ग्राउंड से वो हाइट है 35 मीटर, ठीक है। और साथ में उसको हमने एक्स एक्सिस में अलग वेलोसिटी दी है 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों को अलग करो, दोनों को बिल्कुल अलग करो। जब तुम वाई के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ एक्स को इग्नोर करो। तो बताओ, तुम अगर वाई के बारे में सोचो, तुम्हें ऐसा नहीं होगा एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, कहीं गया होगा फिर नीचे आया होगा। अब यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना होगा? T1 U by G, यस, T1 U by G मतलब 30 बटा G की वैल्यू 10, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर पार्टिकल। और H मैक्सिमम यहां से कितना होगा सर? 30 से फेंका है, तो यहां से यहां तक की जो स्मॉल h आएगी यू स्क्वायर बाई 2G, 30 का होल स्क्वायर 300 बटा 2G मतलब 45। अब तुम देखोगे कि टॉप से सीधा ग्राउंड तक आने का टाइम होता है √2h/g, क्योंकि ऊपर फेंका तो यहां जाके रुके, तो ये रुकेगा तो ड्रॉप हुआ, ड्रॉप कितने हाइट से हुआ? तो ये तुम्हारा 45 और ये 35 और 45 हो जाएगा √80। देखो ना, 45 प्लस 35 इंटू 2/g की वैल्यू 10। तो बोलो 80 गुना 2, 160 बटा 10, तो √16 मतलब 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा 3 + 4 = 7 सेकेंड। और रेंज हो जाएगा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम फ्लाइट। एक्स की वेलोसिटी बोलिए कितनी है सर? 40। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलिए कितनी है? 7। 7 चौक 28, 280 मीटर इज योर करेक्ट। खत्म, खत्म। अब तुम इसका एक्चुअल सॉल्यूशन कितने लाइन में देखे होगे? कहीं भी अगर तुमने देखा है कि इंक्लाइन मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, कितने लाइन में इसका सॉल्यूशन देखा था? और मैंने क्या इसका सॉल्यूशन नया किया कि मोशन अंडर ग्रेविटी से कर दिया? और रेंज निकालने के लिए एक्स और वाई को मोशन को अलग समझा। तो जितनी देर तक हवा में रहेगा उतनी देर में कितना आगे चलेगा, तो जितनी देर में ये हवा में रह के यहां पहुंचा उतनी देर में आगे कितना चला जाएगा, ये रेंज आ गया मेरा, ये निकाल दिया। तो फटाफट ये चीज बताइए कि आपको आता है करना कि नहीं आता। अब ये है जेईई मेन का सवाल, 8 अप्रैल 2024 का सवाल है। सवाल क्या कहता है देखिए, A body of mass capital M thrown horizontally with a velocity v from the top of a tower of height h towards the ground at a distance 100 meter from the foot of the tower. A body of mass 2m thrown a velocity v by 2 from the top of the tower of height 4h will touch the ground at a distance. करो सॉल्व। ये 100 मीटर पे किया है तो कितने मीटर पे करेगा? दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो। आंसर वहां पे 100 मीटर दिया है, अच्छे से इसको मिलाओ, मतलब सॉल्व करके देखो। ये देखो, child stand on the edge of the cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Naturally the air resistance, the speed with which the stone will hit the ground. तो x वाली वेलोसिटी तो 5 ही रहेगी, और 10 मीटर से फेंकोगे तो v इज इक्वल टू द √2gh। तो ये हो गया 2g की वैल्यू 10 और हाइट 10, तो ये हो गया तुम्हारा 10 दिया 100 √200, तो √200 और ये 5, तो नेट वेलोसिटी i और x का मैग्नीट्यूड निकालो तो √200 का स्क्वायर 200 और 5 25 225, 225 15 आ जाएगा क्या? आराम से देखो एक्स और वाई मोशन अलग करके, एक्स में वेलोसिटी वही रहेगी, वाई में चेंज हो जाएगी। एक बार करके देखो, इसका आंसर क्या है? 2 है, देखो 15 है। √200 225 दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी इतना, मान लो h हाइट के टावर से एक बॉल को जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है ना, वो दे दिया है √2gh, तो ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h इट स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द टावर, देन वैल्यू ऑफ यहां पे गिरा है, x डिस्टेंस पे गिरा है। x की वैल्यू बताओ। एक भाई बात बता मेरे लाला, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका? सर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g होगा, और रेंज होता है तुम्हारा जो कि x बोल दिया उसने, x एक्सिस की वेलोसिटी कह दो, ये है x की वेलोसिटी √2gh इनटू टाइम फ्लाइट √2h/g। भाई वेलोसिटी √2gh दिया तो वो रखना पड़ेगा हमें। अब देखोगे ध्यान से, रूट के अंदर g से g कट गया, रूट के अंदर 2 इंटू 2 4h², तो ये आपका 2h आंसर आ जाएगा। दोनों बाहर निकाल दो, 2h आंसर आ गया। बताइए समझ में आया अच्छे से? चलिए तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे चीजें करते चलिए। रिलेटिव मोशन आपको दोबारा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करा दिया। रिलेटिव मोशन 1D और 2D, रिवर मैन, रेन मैन, कंडीशन ऑफ कोलिजन, फ्लैग प्रॉब्लम, फ्लैग किधर फ्लटर करता है, फहराता किधर है, ब्लो किधर करता है, ये सारी चीजें आपको सी प्रॉब्लम सारी चीजें करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करते चलिए। अब ये मत बोलिएगा कि हम संडे को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ रिविजन करेंगे। सिर्फ रिविजन नहीं होता है, 1 घंटे के लेक्चर से आपका कुछ शेड्यूल खराब नहीं होगा। अगर होता है तो भाई आपको तो फिर पूरे साल पढ़ना चाहिए था, समझ रहे हो? तो आप प्लीज थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए अगर पढ़ने आए हो तो, ठीक है। और लेक्चर आपको मिलेगा बिल्कुल, कल भी आपको लेक्चर मिलेगा, भले ही 1 घंटे का मिले लेकिन मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
थोड़ा-थोड़ा करके दे रहा हूँ। अब मैं इसको चाहता तो मैं जानबूझ के लेक्चर रोक रहा हूँ, क्योंकि फिर से 2 घंटे, ढाई घंटे का हो जाएगा तो तुमको करने में दिक्कत आएगी। तो इतना करो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर 2 ही ढाई घंटे का, तो मैं दे रहा हूँ ना भाई, मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, पूरा तो दे ही रहा हूँ। जितना दूँ उतना ईमानदारी से करते चलो, ठीक है? थैंक यू सो मच।